बीपीएससी, एलएमटीएस, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस और भी जो स्टेट पीसीएस, स्टेट के एसएससी होते हैं या एसएसबी होते हैं, उन सभी के लिए ये एग्जाम, उन सभी एग्जाम के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, तो अभी तक हमने 23 नंबर की सीरीज तक कर लिया है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर रहेगा 24। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के पहला क्वेश्चन है, विच 4 कंट्रीज कॉल्ड एशियन टाइगर्स? वो 4 कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है? वो है आपकी, एक तो है हांगकांग, सिंगापुर और साउथ कोरिया और ताइवान। ठीक है, देखिए कौन कौन सी है यहाँ पर लिखा हुआ है। हांगकांग, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 1 जो है वही है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 4 जो कंट्रीज है आपकी, ये इन्हीं 4 कंट्रीज को कहा जाता है एशियन टाइगर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड ताइवान। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक डांस फॉर्म है कथकली। ठीक है, ये पूछा गया कथकली जो है डांस फॉर्म किस स्टेट से बिलोंग करता है? ठीक है, तो कथकली डांस फॉर्म जो है वो केरला से बिलोंग करता है। केरला का एक प्रसिद्ध डांस फॉर्म है कथकली। और साथ में कथकली के अलावा यहाँ पर जो एक और डांस फॉर्म है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, ठीक है, अंटम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट और फेमस डांस फॉर्म है केरला में। देन अगर जो हम बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है, ये एक डांस फॉर्म है, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है एंड फेमस डांस फॉर्म। देन नाउ वी हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु के अंदर भरतनाट्यम एक डांस फॉर्म है। ठीक है, जो यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है। उड़ीसा के अंदर जो है उड़िया, उड़िया डांस फॉर्म और चन्नू, चन्नू डांस फॉर्म, ये 2 डांस फॉर्म जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और एक मेरे को याद आया, एक डांस फॉर्म है रॉफ। रॉफ, रॉफ कहाँ का डांस फॉर्म है? रॉफ डांस फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीर का स्पेशली एरिया है श्रीनगर के आसपास का, वहाँ पर ये रॉफ डांस फॉर्म जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था आपका कथकली से रिलेटेड, तो कथकली का करेक्ट आंसर है केरला, और केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ पर जो करंट टाइम पर सीएम है वो कौन है? पिनारी विजयन। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम कहते हैं आरटीआई, है ना, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज कमेंस्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा ये कब लाया गया? ठीक है, अब ये जो कमेंस हुआ पार्लियामेंट के द्वारा, अब एक्चुअली ये जब कमेंस मतलब ये जब लागू हुआ, बेसिकली इसमें लागू होने की बात करी गई। कमेंस मतलब कब से लागू हुआ आरटीआई एक्ट? तो आरटीआई एक्ट जो है ये इनेक्ट हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा, जब उसको मंजूरी मिली, तो वो तारीख थी आपकी 15 जून की। 15 जून 2005 को पार्लियामेंट के द्वारा ये इनेक्ट हुआ, दोनों हाउसेस के द्वारा पास कर दिया गया इसे। ठीक है, उसके बाद 22 जून, 22 जून मतलब एक हफ्ते बाद लगभग 2005 में ही इसे प्रेसिडेंट ने असेट दे दिया था। किसने दे दिया? प्रेसिडेंट ने। राष्ट्रपति ने इस कानून को, जो आरटीआई कानून है, आरटीआई एक्ट था बेसिकली, बिल था बेसिकली उस टाइम पर, तो बिल को क्या मिल गई? मंजूरी मिल गई प्रेसिडेंट की। अब देखिए जब कोई भी लॉ बनता है, तो जब प्रेसिडेंट उसको एसेट देते हैं, उसको कुछ टाइम के बाद वो इंडिया में या स्टेट्स में जहाँ 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 के लिए वो लॉ बना हुआ है वहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस डेट में दिया तो इस डेट के बाद से वो इम्प्लीमेंट हो गया, बस उसके इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, कुछ कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके लिए उसको समय लगता है। तो वो जो डेट थी, जिस डेट से कमेंस हुआ, वो डेट थी आपकी 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर 2005। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 12 अक्टूबर 2005, जिस दिन आरटीआई जो है वो कमेंस हुआ था। ठीक है, चलिए फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपका फंडामेंटल राइट्स से लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संविधान के किस प्रावधान के तहत कहा गया है कि जो माइनॉरिटी हैं, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, वेदर वो आपकी रिलीजियस बेसिस पे हों या फिर और हो गया पे रिलीजियस और लैंग्वेजेस बेसिस पे हों, उनके पास ये अधिकार है कि वो इस्टेब्लिश कर सकती है और एडमिनिस्टर कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस का। ठीक है, मतलब जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, बनते हैं, वो बना सकते हैं, सभी माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब ये कहा गया है आर्टिकल 30 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्टिकल 30। ठीक है, आर्टिकल 30 में ये बात कही गई है। और फिर यहाँ पर एक है आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 में बात करता है आपके
जो आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, उसके बारे में आपका बात करता है। और 28 नंबर का आर्टिकल जो है ये आपका क्या है, ये आपका बात करता है रिलीजियस वर्शिप के बारे में, मतलब आप किसी भी धर्म की कम्युनिटी, मतलब किसी भी धर्म की वर्शिप कर सकते हैं, उसके बारे में ये आपका बात करता है, ठीक है। फिर जो एक है आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 46 है ना, तो आर्टिकल 46 जो है ये आपका बात करता है प्रमोशन और ऑफ एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। बेसिकली ये जो पार्ट है ये आपका किसका पार्ट है, बाकी रेस्ट ऑफ द 3 क्या है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स के हैं। ये 46 नंबर आर्टिकल ये आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी, ठीक है। और डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से लिया है, ठीक। और जो डीपीएसपी के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं 36 टू 51, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और फंडामेंटल राइट्स में हम बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12 टू 35, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन था माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 30 के तहत। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट बिकॉज, अब इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, बिकॉज, ठीक है। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, क्यों, क्योंकि इट हैज अगेंस्ट द गॉड, नहीं। इट अगेंस्ट द रिलीजन, बिल्कुल नहीं। एनेस्थेटिक स्टेट है, बिल्कुल नहीं। इट हैज़ नो ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब भारत का जो भारत है हमारा, उसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि भाई वो कहेगा कि भाई हम हिंदुज़म को प्रमोट करते हैं, सिर्फ हिंदुज़म हमारा धर्म है, या मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसका धर्म है, बुद्धिज़्म धर्म है हमारा, तो ऐसा नहीं है। सारे धर्म समान हैं उसके लिए, वो उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं इंडिया हमारा एक जो है सेकुलर कंट्री है। अब देखिए सेकुलर जो वर्ड आया तो एक 3 वर्ड थे आपके, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी किसकी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 3 वर्ड हैं ये आपके भारत के प्रियम्बल, जो प्रस्तावना है आपकी प्रियम्बल में ऐड किए गए थे, ठीक है। और कब किए गए थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था जब 1976 का, ठीक है। जो ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इस अमेंडमेंट में प्रियम्बल के अंदर हमने ये 3 वर्ड्स को ऐड किया था, इससे पहले ये 3 वर्ड्स नहीं थे वहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। G20, जो G20 ग्रुप है बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ 20 लार्जेस्ट इकोनॉमी रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए जो ये G20 ग्रुप जो है इसके अंदर 20 बड़े बड़े देश हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, जो टॉप 20 इकोनॉमी वाली कंट्रीज हैं उनके उनके ग्रुप है। और इस ग्रुप में ग्रुप की जब ये मीटिंग होती है तो यहाँ पर इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है, रिप्रेजेंट कौन करता है, ये बात पूछी गई है। तो इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर हर स्टेट इन द सेंस की, मतलब जो कंट्रीज़ हैं, जो ये 20 की 20 कंट्रीज़ हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे G20 की मीटिंग हो रही है, तो इंडिया की तरफ से, यूके की तरफ से, या अमेरिका यूएसए की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, है ना। तो इंडिया की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे, यहाँ से भी सब जगह से फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, प्लस सेंट्रल बैंक गवर्नर होंगे, जैसे आपके आरबीआई के जो गवर्नर हैं, सेंट्रल बैंक गवर्नर, वो होंगे। तो ये लोग दोनों लोग जो है मिलकर क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं पर्टिकुलर कंट्री का, ठीक है, इस मीटिंग के अंदर G20 की जो मीटिंग होती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब बात करें अगर जो हम G20 की, तो G20 की जो स्थापना हुई थी, जस्ट G20 जो ग्रुप है इसका जो शुरुआत हुई थी वो 1992 के अंदर हुई थी, ठीक है, 92। अगर जो हम यहाँ पर बात करें 92 की, तो आपको 2 अमेंडमेंट खास तौर पे याद रखने हैं। 92 में एक 73rd अमेंडमेंट हुआ था और एक 74th अमेंडमेंट हुआ था, जो कि ये दोनों किससे थे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्लस म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। इन दोनों चीज़ों से ये संबंधित है दोनों अमेंडमेंट्स, इन चीज़ों को ध्यान रखना है जैसे ही आपको नंबर याद आ जाए 1192। चलिए वापस आते हैं इस चीज़ पर। G20 का जो ग्रुप है ये बना था आपका 1992 के अंदर। अब ये बना क्यों था, एक्चुअली इसका मेन उद्देश्य था कि स्टडी करना है इकोनॉमिकल बिहेवियर को, हर एक कंट्री के या दुनिया के सभी चीज़ों को रिन्यू करना है, हाई लेवल डिसीजन लेने हैं, डिस्क्लोजर लेने हैं, और इंडिया इसका पार्ट बना, ठीक है। सॉरी, इंडिया एक्चुअली इसका पार्ट बना था 1992 के अंदर, ये G20 तो उससे पहले था, बट इंडिया इसका पार्ट बना था 1992 के अंदर, ठीक है। अब अगर जो हम बात करें इसमें कुछ मीटिंग्स जब कब कब हुई, कई बार पूछ लेते हैं किसी किसी एग्जाम में कि G20 की इस ईयर की मीटिंग कब हुई, उस पर
फलाने ईयर की कब हुई। तो G20 की जो मीटिंग है 2020 के अंदर, ये हुई थी आपकी सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरब में, ठीक है। 2021 की मीटिंग हुई है इसकी इटली के अंदर, ठीक। और अभी जो आपका करंट ईयर चल रहा है 2022, इसकी जो मीटिंग है वो कहाँ होगी, इंडिया में, ठीक है। तो ये कई बार ईयर किस साल में कहाँ हुई है ये या होने वाली है, इस बारे में पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर जो है वो G20 की मीटिंग में जो है रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी कंट्रीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर्म द ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट टीपू सुल्तान। अभी ट्रिपल अलायंस क्या है भाई, देखिए मैसूर वॉर, ठीक है, मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा मैसूर वॉर, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ये आपने हिस्ट्री में वर्ड जरूर सुना होगा अगर जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है। तो ये जो मैसूर वॉर था, तो इसमें लड़ाई चल रही थी टीपू सुल्तान के बीच में, और मैंग्लो मैसूर 4 लड़ाइयाँ यहाँ पर लड़ी गई हैं। और जो टीपू सुल्तान है, जो आखिरी की 2 लड़ाइयाँ थी, मतलब थर्ड और फोर्थ जो लड़ाई थी, उसमें टीपू सुल्तान ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो था वो कौन था, किसके, मतलब देखिए ब्रिटिश टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे उनके नाम दिए हुए हैं, वो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने ट्रिपल अलायंस फॉर्म की थी अगेंस्ट टीपू सुल्तान, ठीक है। अब ये ट्रिपल अलायंस के अंदर कौन कौन से लोग थे, हम बात कर रहे हैं ट्रिपल अलायंस की, ठीक है। तो ट्रिपल अलायंस के अंदर जो था, एक तो इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे, दूसरा था निज़ाम ऑफ हैदराबाद प्लस मराठा, ठीक है। ये तीनों एक साथ मिल गए और ये लड़ रहे थे किससे, आपके मैसूर से, मैसूर या फिर आप कह लीजिए इसे टीपू सुल्तान से लड़ रहे थे लोग, ठीक है। ये था ट्रिपल अलायंस। तो वो कौन सा गवर्नर जनरल था, वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कॉर्नवालिस वो गवर्नर जनरल था जिसने ट्रिपल अलायंस फॉर्म किया अगेंस्ट ब्रिटिश, अगेंस्ट टीपू सुल्तान, ठीक है। अब टीपू सुल्तान की जो कैपिटल थी, ये तो मैसूर की बात कर रहे हैं, तो मैसूर की उस टाइम पर जो कैपिटल थी उसे कहते हैं, उसका नाम था श्री रंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, क्लियर। अब चलिए, ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी यहाँ पर जो एक नाम है, और ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज है, जनक, सिविल सर्विसेज के जनक भी इन्हें कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो, ये 1909 से संबंधित हैं, जो 1919 का एक्ट आया, 1909 का जो एक्ट आया था, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, ठीक है। जो मुस्लिम्स है वो मुस्लिम्स को वोट देंगे और जो अदर कम्युनिटीज़ हैं वो उन कम्युनिटीज़ के पर्सनस को वोट देंगे, ये सब चीज़ें बात कही गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की 1919 के दौरान, ठीक है। और जो ये लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस बनाई, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस बनाई थी, पहली सब्सिडरी अलायंस बनाई थी कहाँ पर, हैदराबाद के अंदर, ठीक है। और वॉरेन हास्टिंग, ये वॉरेन हास्टिंग वही है जिसके आपका रेगुलेटिंग एक्ट आपको सुना होगा, पॉलिटी के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आया था, ये उसी के टाइम पर था, ठीक है। और वॉरेन हास्टिंग के दौरान ही जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पहली बार कहाँ पर आया था, कोलकाता के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और जो वॉरेन हास्टिंग है वो कौन था उस टाइम पर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उस टाइम पर, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका ट्रिपल अलायंस से रिलेटेड, तो उसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इलेक्शन के दौरान जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, एमएलए का इलेक्शन होता है, सिंपली ये पूछा कह रहा है द कैंडिडेट हु डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लॉस हिज डिपॉजिट, इट मीन्स, मतलब कहा जाए कि भाई एमएलए, जब एमएलए का इलेक्शन हुआ है ना, अभी अगर जो हम करंट बात करें तो अभी रिसेंटली अभी इंडिया के अंदर 5 स्टेट्स के अंदर, 5 स्टेट के अंदर जो है एमएलए के या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी की ज़मानत जब्त हो गई, भाई कैंडिडेट्स की ज़मानत जब्त हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये पूछा गया है। देखिए कैंडिडेट का ज़मानत का जब्त होने का मतलब ये होता है कि कैंडिडेट को जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 1 लाख वोट है, फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख वोट है कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, तो उस 1 लाख का 1/6 पार्ट, ठीक है, 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट, ठीक है,
मतलब इसका अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 16,600 के आसपास, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 16,500, ठीक है, 16,500 के आसपास जो है वो वोट होते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी कैंडिडेट, मान लीजिए अगर जो 4 कैंडिडेट है, ठीक है, तो जो 1/6 ऑफ वोट है, वो उस चौथे चौथे कैंडिडेट को अगर जो 1/6 ऑफ वोट भी ना मिले तो उसकी क्या कहलाई जाती है, जमानत जब्त इन टर्म्स इसका। और दूसरा मतलब ये भी है, मतलब एक तो ये कहानी हो गई इसके साथ में, और प्लस अगर जो हम साथ में बात करें कि अगर जो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वोटर्स इतने हैं, और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर यहाँ पर 25 लोग लड़ रहे हैं, 4 लोग की हम बात करी थी, अगर जो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने लोग हैं वोट करने वाले, लड़ने वाले इतने हैं, तो क्या होगा, जो वोट्स का डिवीजन होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। मतलब 1/6 तो किसी को नहीं आएगी भाई, जीतेगा चलो एक, ठीक है, आसपास में रहेंगे 2-3 लोग, मतलब 2 या 3 फर्स्ट 3 रैंक में रहेंगे आसपास में। मतलब जो जीता, सपोज करें अगर जो कोई व्यक्ति जीता है वो 30,000 वोट से जीता है, तो सेकंड नंबर पर वाला जो 29,000 में या 28,000 में इस तरीके से रहेगा। बट जो बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल्स रहेंगे, ठीक है, जो बाकी के 22 से 23 लोग रहेंगे, वो लोगों को जो वोट शेयर मिलेगा वो किसी को मिलेगा आपका 5,000, किसी को 500, किसी को 1,000, इस तरीके से डिवीजन हो जाएगा फिर, ठीक। तो इस तरीके का जब डिवीजन हो जाता है कि मतलब 1/6 भी किसी को ना मिले, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं हम कि उसकी जो डिपॉजिट है वो भी जब्त हो गई। तो अब ये कंडीशन कहाँ आई, देखिए, पोलिंग वाज ऑफ पुअर, पुअर से कोई मतलब नहीं है इसका कि पुअर पोलिंग हुई है, कम वोट दिया लोगों ने। इलेक्शन वाज द मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, नहीं, मल्टी मेंबर से कोई मतलब नहीं है ना। Then the elected candidates victory over the nearest rival is very marginal, नहीं ऐसा भी नहीं है। A very large number of candidates contest in election, देखिए अभी हम लास्ट नंबर की बात कर रहे थे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसके बाद की जो इंडिविजुअल डिवीजन होगा वोट्स का वो क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाती 1/6 ऑफ वोट की। तो जिसकी वजह से उनकी जो जमानत है, जो डिपॉजिट, जमानत क्या होता है, बेसिकली एक डिपॉजिट अमाउंट होता है, जब आप इलेक्शन लड़ते हो तो 15,000 का या 20,000 का सम अमाउंट होता है जो डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है, सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, बेसिकली नॉट गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है। तो वो वापस नहीं मिलता, वो जमा हो जाता है, जब्त हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट एक्चुअली कहाँ यूज़ किया जाता है, वाइडल टेस्ट जो है ये यूज़ किया जाता है टाइफाइड के लिए, टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए वाइडल टेस्ट यूज़ किया जाता है। और जो टाइफाइड है ये एक्चुअली कैसी बीमारी है, बैक्टीरियल डिवाइस है, बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली एक बीमारी है, ठीक है। और इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है सेलमोली टाइफी, ठीक है, सेलमोली टाइफी जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये टाइफाइड होता है। लेप्रोसी, लेप्रोसी के लिए जो एक बैक्टीरिया है बेसिकली, जो कॉजिंग एजेंट है इसका, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोस कहा जाता है उसे, ठीक है। और टीबी तो आप जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकोलाई, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, और इसके लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है, जैसे कहते हैं बीसीजी, बीसीजी की वैक्सीन लगा दी, ठीक है, जब टीबी किसी को होती है लगाई जाती है। और प्लेग, प्लेग एक आपका, प्लेग जो है आपका एक बैक्टीरियम डिवाइस बीमारी है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है आपकी, और वो बैक्टीरिया है यारसीनिया, यारसीनिया पेस्टिस, यारसीनिया पेस्टिस कहा जाता है उसे, ठीक है। तो वाइडल टेस्ट आपका किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए, ठीक है। टाइफाइड में फीवर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन टार्मरिक, टार्मरिक, ठीक है, इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टार्मरिक के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टार्ट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है आपका लेमन, ऑरेंज, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर सिट्रिक एसिड आपको देखने को मिलता है, और लेमन के अंदर विटामिन सी की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। लैक्टिक एसिड आपका मिल्क के अंदर देखने को मिलता है, लैक्टोज बनता है, लैक्टोज, है ना। और ऑक्जेलिक एसिड आपको कहाँ देखने को मिलता है, टोमेटो के अंदर, टमाटर, जो टमाटर होता है आपका टोमेटो उसके अंदर देखने को मिलता है। और जो ऑक्जेलिक एसिड है इसी की ये एक्चुअली रिमूविंग एजेंट की तरह काम करता है, जब आपको जंग लग जाता है ना लोहे पे, रस्ट, रस्ट रिमूविंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ऑक्जेलिक एसिड। फिर हम बात करते हैं कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू कोविड 19 वेरिएंट, जिसका नंबर ही इस तरीके से नाम दिया गया है B1
1529, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ साउथ अफ्रीका, जो पहली बार साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ और क्लासिफाई किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, जो WHO है उसके द्वारा, एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अभी उस वेरिएशन का नाम क्या है बेसिकली ये पूछा गया है, ये है ओमिक्रॉन। आपको ध्यान होगा अभी कुछ टाइम पहले अभी जो लेटेस्ट एक वेरिएशन आया था, उसके बाद भी कुछ और वेरिएशन आया, बट जो काफ़ी ज़्यादा फैला इसका नाम हुआ लास्ट में, वो था आपका ओमिक्रॉन। उससे पहले आपका डेल्टा वेरिएशन भी आया था, ठीक है। तो ये ओमिक्रॉन जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। और ये कहाँ पर जो स्प्रेड हुआ, साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर जो बोट्समैन है, बोट्समैन एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट हुआ था, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो कोविड-19 है इसकी कौन कौन सी वैक्सीन है कि इंडिया ने डेवलप करी। जो वैक्सीन है वो तो है कोविशील्ड, ठीक है, और कोवैक्स। कोविशील्ड डेवलप करी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और कोवैक्स डेवलप करी कितने, भारत बायोटेक ने, ठीक है। ये दोनों नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, लंदन की जो एक वैक्सीन है वो आई। फिर एक स्पुतनिक आई आपकी, ठीक है, स्पुतनिक। तो इस तरीके से कई सारी वैक्सीन रही हैं, बट कुछ वैक्सीन के आपको नाम पता होना चाहिए। Who among the following has become the first Indian to honor with the knighthood of Part Gulfia? पार्टी गल्फा जो जगह है वहाँ पर नाइटहुड का जो ऑनर है, सम्मान है, वो किस भारतीय को मिला है? ये मिला है सोहन रॉय को। सोहन रॉय, ठीक। और ये सम्मान इनको कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है इटली के अंदर। इटली में दिया गया है सोहन रॉय को। हर्ष कुमार जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द कंट्री? देखिए, हर्ष कुमार जैन को जो एम्बेसडर बनाया गया है भारत की तरफ से, कहाँ बनाया गया है? यूक्रेन में। अभी करंट टाइम पर यूक्रेन और रशिया, इन दोनों के बीच में क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है ना। मतलब ये अभी का नहीं है, ये आपका 2021 के हम करंट अफेयर कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, 2021 के करंट अफेयर है। जो वॉर चालू हुई है वो आपकी 22 में चालू हुई है, मार्च में, ठीक है। तो ये 2021 में अपॉइंट किया गया है हर्ष कुमार जैन, ठीक। तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, और रशिया की कैपिटल क्या है? कीव, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड द ऊर्जा साक्षरता अभियान? ऊर्जा साक्षरता अभियान जो है ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की सरकार है। और यहाँ पर जो सीएम है वो कौन है? वो है शिवराज सिंह चौहान। और जो यहाँ पर गवर्नर वो कौन है? चांगू भाई सी पटेल, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी गवर्नर है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे कहते हैं देवास, ठीक है। और देवास ये वही जगह है जहाँ पर RBI, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उसका एक प्रिंटिंग प्रेस है। अब RBI का प्रिंटिंग प्रेस है भाई, तो ये क्या है, न्यूज़पेपर तो छापता ही नहीं होगा। ये यहाँ पर क्या छापता है? करेंसी नोट्स। जो इंडियन करेंसी नोट्स है वो यहाँ पर प्रिंट किए जाते हैं देवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रंस हैज़ बीन लॉन्च अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? जो पहली भारतीय फर्स्ट जो वर्चुअल लैब है बेसिकली, जो एक वर्चुअली लैब है बेसिक साइंस से रिलेटेड, तो वो बच्चों के लिए लॉन्च की गई है। ये किस प्रोग्राम के तहत लॉन्च की गई है? वो प्रोग्राम है जिज्ञासा प्रोग्राम, ठीक है। ये जिज्ञासा प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा आता है जो आपका CSIR है, ठीक है, ठीक है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है आपका, वो कंडक्ट कराता है जिज्ञासा प्रोग्राम, जिसके तहत जो है वर्चुअल साइंस लैब बच्चों के लिए शुरू की गई। और इसके जो करंट अभी प्रेजेंट टाइम पर जो चीफ है, डायरेक्टर है, वो कौन है? शंकर मंडे, ठीक है, शंकर मोंडे, ठीक है। वो भी करंट टाइम पर इसके CSIR के क्या है? डायरेक्टर है। नेक्स्ट है, विच स्टेट कामधेनु हितकारी मंच, ये जो स्टेटमेंट है कामधेनु हितकारी मंच, वॉज सेलेक्टेड एज द बेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। किस स्टेट में इस ग्रुप के द्वारा एक बेस्ट सोसाइटी ऑफ फॉर द मिल्क प्रोडक्शन का अवार्ड दिया गया है? और उस अवार्ड का नाम है गोपाल रत्न अवार्ड, ठीक है। और वो गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया है किसको? हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसकी दो कैपिटल्स हैं, आपको पता होगी, शिमला और दूसरी धर्मशाला।
और यहाँ पर जो करंट टाइम पर जो सीएम है वो कौन है, जयराम ठाकुर। ठीक है, ध्यान रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिजॉल्व द यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। ठीक है, ये जो बुक है इसके जो राइटर हैं वो कौन है, बैन की मून, बैन की मून। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और बैन की मून कहाँ से हैं, साउथ कोरिया से, साउथ कोरिया से। ठीक है, और साउथ कोरिया की बात करते हैं तो साउथ कोरिया से एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री आती है जो इसका कारें, बेसिकली जो व्हीकल इंडस्ट्री है, कारों की एक फैक्ट्री कंपनी है बेसिकली, जिसका नाम है हुंडई। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द इंडो जर्मन साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर, IGSTC। तो ये जो इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है टू प्रमोट वुमेन रिसर्चर्स इन जॉइंट R&D प्रोजेक्ट्स थ्रू लीगल एंट्री। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो कौन सा है, वाइजर। ठीक है, और वाइजर क्या होता है, वाइजर का फुल फॉर्म होता है वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस, वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये है आपका वाइजर प्रोजेक्ट। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अप्रूव द प्रपोजल टू क्रिएट साइबर तहसील इन द स्टेट। साइबर तहसील बनाना चाहते हैं वो अपने स्टेट के अंदर। तो ये प्रपोजल दिया है आपके जो MP है, MP मध्य प्रदेश ने। ठीक है, और MP के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, क्योंकि देखिए तहसील है तो तहसील कहाँ होगी आपकी, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है ना। देखिए एक होता है आपका कंट्री है, कंट्री देश होता है, देश के नीचे क्या है आपका, स्टेट्स होते हैं, देश के अंदर स्टेट्स हैं, कई सारे स्टेट्स हैं। अब उन स्टेट्स के अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स, ब्लॉक्स कह लीजिए, या फिर अब तहसील होती है, कई बार है नाम लीजिए, ब्लॉक कहते हैं, कहीं कहीं तहसील कहते हैं, या फिर कहीं जगह उनको टाउन कहा जाता है। छोटा शहर मतलब कोई विकसित हो गया, ज़्यादा डेवलप है तो उसे टाउन कहते हैं। और इनके नीचे होता है फिर विलेजेस। ठीक है, ये एक डिवीज़न होता है चीज़ों का। तो किस स्टेट ने पूछा है, और स्टेट की हमने डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली, और यहाँ पर जो तहसील लेवल है मतलब ब्लॉक, टाउन और तहसील लेवल पर साइबर तहसील बनाई जाएगी, वो प्रपोजल दिया है MP ने, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, जिसमें 52 जिले हैं। ठीक है, फिर एक और बुक है कंटेस्टेड लैंड, कंटेस्टेड लैंड्स, इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट। जो भारत चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट चलते हैं, काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, आज भी चलते रहते हैं कई कई जगह। तो इस पर रिलेटेड एक बुक लिखी गई है, ये लिखी है, एक नाम आपको ध्यान रखना है इसके लिए, मरूफ रजा। मरूफ रजा ने ये बुक लिखी है, कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो ये थे आपके जो हमारा सेट नंबर 24 है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 24, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इफ़ इन केस कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको उससे पहले, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।